ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ही एक अनदर ब्रांच है। अब तक हम लोग रीड कर चुके हैं अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। इसी यूनिट में जो अब आपका सेकंड चैप्टर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इसके अंदर बेसिकली जो आपका चैप्टर के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं आपके नेचर और स्कोप, और आज हम उसी को रीड करेंगे। नेचर और स्कोप के अंदर ये बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो इसकी एक ब्रांच है और ये किस चीज़ को स्टडी कर रही है, ये ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करती है, लेकिन किस चीज़ के कंटेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रही है। इसी के बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि आपकी बुक्स में भी गिवन होती हैं। मुझे जो यहाँ पे सबसे इजी डेफिनेशन लगी है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फरहान। इन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में जो व्यक्ति के व्यवहार है उसको स्टडी कर रहा है, और ये किसी भी ग्रुप से, एक छोटे ग्रुप से भी कंसर्न हो सकता है और एक बड़े ग्रुप से भी कंसर्न हो सकती है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का इफ़ेक्ट करती है, उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एज ए होल, या फिर वहाँ के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं किस तरह से उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा जो मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, एक लाइन मैंने वो भी नोट डाउन किया है, दैट इज़ इन मोर जनरल सेंस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। व्यवहार को तो करती है, व्यक्ति के व्यवहार को, बल्कि ये पूरे ग्रुप के बिहेवियर को भी स्टडी करती है और एक फॉर्मल वे में करती है। देखिए अब तक जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है वो सब कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर नेचुरल स्टडीज़ करी, एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, लेकिन जो ये है ये एक फॉर्मल वे में करती है कि एक व्यक्ति जब एक इंस्टीट्यूट पे जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर करता है। अब इसके आते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। कौन कौन से इसके फील्ड हैं उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहला इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, या फिर हिंदी में बताऊं तो संगठनात्मक समाजीकरण इसको बोलेंगे। इसके अंदर ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो रहा है या फिर एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर आ रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम्स उसको फेस ना करना पड़े जब उसका, देखो समाजीकरण इज़ रिलेटेड टू समाज। आपने पिछली सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपको ये पता होना चाहिए समाजीकरण क्या होता है। उसके अंदर हमने ये देखना है कि जब एक एम्प्लॉय दूसरे कल्चर से इस कल्चर के अंदर आ रहा है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो फेस कर रहा है, उन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा दैट इज स्टडी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अध्ययन करना। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला काम माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लीडर डिज़र्व करता है, जो जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, जो नेतृत्व कर सकता है, उन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक लीडर होता है वो हमें दिशा प्रदान करता है, एक डायरेक्शन प्रदान करता है, और उसी की वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक अच्छे लेवल पे जाकर पहुंचती है। तो यहाँ पर जो है इसका अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में हम लोग यही करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। देखिए कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो हमें एक लेवल तक तो जाकर बहुत अच्छे लगते हैं कि ठीक है इस संगठन के अपने नियम कानून हैं, ये कभी भी किसी को रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, कभी भी किसी नए एम्प्लॉय को जगह दे सकते हैं, या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का है, लेकिन इसकी वजह से एक एम्प्लॉय को कितना सफ़र करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर मेजर चेंज करके, कुछ ऐसे नियम कानून हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जिनको चेंज करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है ये इस चीज़ में काम करती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्क मोटिवेशन। इसी के साथ साथ कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। देखिए हर किसी का अभी मैंने देखा भी है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, उनको टूर देते हैं, कुछ में 1-1.5 महीने की छुट्टी तक अलाउ करते हैं, महीने में 2-3 हॉलीडेज़ दे देते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इस तरह से हम लोग उनकी किस तरह वर्क प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हम उनकी जो काम करने की एबिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से हम उनको किस तरह उनको मोटिवेट किया जा सकता है, कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स के अंदर समूह गतिशीलता, इसको हिंदी में बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को ये पता होता है, संगठनात्मक मनोविज्ञान को ये पता है कि समूह के अंदर चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, कितनी गतिशील हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ परसेप्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति का जो देखने का नज़रिया है, कोई चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देखता है, कोई बहुत नेगेटिव वे में देखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर जब किसी प्रॉब्लम को एक हाई लेवल पे, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 पर्सन मिलेंगे जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनमें से कोई 5 ऐसे मिलेंगे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा ब्लंडर बना देंगे, लेकिन कोई 5 ऐसे भी मिलेंगे जो उस प्रॉब्लम को 1 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे कि इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। फाइन, तो हमने हर किसी के परसेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और वो लोग अपने कार्य को किस तरह करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो काम करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टडी ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप परफॉर्मेंस में कहते हैं ये कि समूह के अंदर एक व्यक्ति किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखो अगर मान लीजिए कि मैं आपका 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बना देती हूँ कि आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है, उस मॉडल में काम मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि आपको चार्ट बनाना है, आपको ये काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन आप में से कुछ 3 बच्चे हैं जो काम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ 3 बच्चे हैं जिनका सिर्फ ग्रुप में नाम तो है कि येस दे आर डूइंग वर्क बट दे आर नॉट एक्चुअली, ठीक है, वो नाम तो है कि वो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहे। तो ग्रुप के अंदर एम्प्लॉयज़ की क्या परफॉर्मेंस है, उन सब चीज़ों को क्या स्टडी करता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हमारा साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। इसके साथ साथ काम को लेकर बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है, और तनाव पैदा होने की वजह से जो एक एम्प्लॉय है वो अच्छे से जितनी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है वो उतने अच्छे से एफिशिएंट होकर काम नहीं करता है। तो हमने उस स्ट्रेस का पता लगाना है कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है और अपने कार्य को नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में उस ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में पता लगाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो अपने कार्य को ना कर पाने में अक्षमता दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हालांकि वैसे ये 9 पॉइंट है लेकिन मेरे हिसाब से ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था। एक जॉब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 3 चीज़ों पे बेसिकली ये निर्भर करेगा। स्पेसिफिक फैक्टर्स जो एक मुख्य कारण होते हैं, क्या होते हैं, हम सबको देखो सैलरी चाहिए, सैलरी लेने के लिए हम लोग जॉब करते हैं, तो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पर्सनल फैक्टर कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो रुचि है, क्या हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस जॉब को गेन करना चाहता है या नहीं, हम क्या वो जॉब को लेना चाहते हैं या नहीं, दैट इज़ मैटर। और नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशन, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं क्या वहाँ पे हमारे सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं। देखो मैंने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर देखे हैं, मेरे पास इसका एक लाइव एग्जांपल भी है कि अगर आप बहुत कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सेकंड थिंग सैलरी बहुत अच्छी है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तब भी आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। आपकी सैलरी नहीं है लेकिन रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फेक्शन वहाँ पे भी नहीं है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो ये कार्य होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो
व्यक्ति है वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस बिहेवियर। जो कस्टमर सर्विस बिहेवियर है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उस सर्विसेज के रिगार्डिंग उनका बिहेवियर कैसा है। देखो जब आप किसी होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर ये देखते हो कि आपसे एक फीडबैक फॉर्म भी लिया जाता है, कॉलेजेस में भी आप फीडबैक फॉर्म भरते हो, ठीक है। ये किस चीज़ को मेज़र करता है, ये आप लोगों के सेटिस्फेक्शन को मेज़र करता है। और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का यही है कि अगर कोई कस्टमर आपसे सामान ले रहा है तो हम लास्ट में उससे ये पूछते हैं आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर सर्विसेज। उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो हम उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उस व्यक्ति की जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि पहले जब ये सेटिस्फाइड नहीं था और अब जब ये सेटिस्फाइड है तो इन दोनों चीज़ों में क्या चेंजेस आए हैं। फाइन, तो आज की क्लास में मैंने आपके ये सारे के सारा जो स्कोप है इसका टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।